हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। अब लास्ट वीडियो में जब हमने पढ़ा था वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बारे में पढ़ा था। अब इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को डिफाइन करते हैं। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ओम्स करके, उन्होंने इसका लॉ दिया था और इसी रिलेशनशिप को बोला जाता है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ ने क्या कहा था, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? उन्होंने बोला था द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशन एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है? उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए एक कंडक्टर है, उसमें हम करंट दौड़ा रहे हैं, करंट उसमें जा रहा है, तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ेगा। या फिर अगर हम इसका उल्टा देखें तो जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर भी हमारा बढ़ेगा। तो उन्होंने जो ओम्स लॉ है वो ये स्टेटमेंट बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि I इज प्रोपोर्शनल टू V, ये बोल दिया। मतलब करंट हमारा वोल्टेज से प्रोपोर्शनल है, तो अगर करंट हमारा पोटेंशियल से प्रोपोर्शनल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V बाय I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब V बाय I इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो गया? अगर हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी सिंबल के जगह पे अगर इक्वल टू लाते हैं तो हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हो गया। तो इस कांस्टेंट को नाम क्या दिया जाता है? R। और ये R हमारा क्या है? R हमारा होता है रेजिस्टेंस। तो V बाय I इक्वल टू हमारा R आ जाता है। तो V इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? IR। ये हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है। अब इससे अगर हम R का रेजिस्टेंस निकालना चाहे तो R का यूनिट, R का रेजिस्टेंस क्या निकालेंगे? R का अगर यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट ऑफ R क्या हो जाएगा? वोल्टेज का यूनिट वोल्ट बाय करंट का एम्पियर, ये होता है। तो वोल्टेज पर एम्पियर, इसको साइंटिस्ट के नाम पे इसको और भी क्या यूनिट बोला गया? इसी को बोला गया ओम। और इसका सिंबल क्या है? ऐसे, ये उसका सिंबल है। तो रेजिस्टेंस का हमारा जो SI यूनिट है वो हमारा है वो SI यूनिट है वो हमारा है वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओमेगा। इसको ऐसे सिंबल में भी गिवन होता है, ठीक है। अब ये था आपकी यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है वो होता है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? जैसे रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता था? रेजिस्टेंस था जो ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन जो प्रोवाइड होता था करंट को पास करने के लिए। जब करंट पास करता था जो ऑपोजिशन उसे दिया जाता था वो था हमारा रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस हमारा क्या होगा? कंडक्टेंस हमारा होता है जो रास्ता दिया जाता है, मतलब जो पाथ कंडक्टर में है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसी को हम मेजर करते हैं कंडक्टेंस से। तो कंडक्टेंस हमारा क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसका यूनिट क्या हो जाता है? इसका ऐसा यूनिट हो जाता है ओम इनवर्स या फिर MHO, मो, या फिर हम इसे बोलते हैं सीमेन, ठीक है। तो ये दोनों ओम इनवर्स या फिर मो आजकल यूज नहीं होता, जनरली सीमेन हम यूज करते हैं फॉर कंडक्टेंस। अब इसमें ओम्स लॉ में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ को स्टडी करना होता है जो कि है VI ग्राफ या फिर IV ग्राफ, ठीक है। इसे हमें स्टडी करना होता है। मान लीजिए हमारा ये ग्राफ है और ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। अगर मैं y एक्सिस में हमारा करंट को प्लॉट करता हूं और v को हमारा x एक्सिस में प्लॉट करता हूं तो हमें क्या मिलेगा?
हमें मान लीजिए करंट हमारा कुछ वैल्यू हमें मिला, तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं प्रैक्टिकली तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और जो स्ट्रेट लाइन मिलता है अगर हम उसका स्लोप निकालें, स्लोप हमारा क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप हमारा होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई में हमें क्या मिलेगा, डेल्टा वाई में हमें डेल्टा आई मिलेगा, और डेल्टा एक्स में हमें डेल्टा वी मिलेगा। तो स्लोप इक्वल टू डेल्टा आई बाय डेल्टा वी, डेल्टा आई बाय डेल्टा वी विच इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस, सॉरी 1/R, जो कि हमारा है कंडक्टेंस। अब अगर हम इसको R निकालेंगे, R विल बी इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा आई। तो ये VI ग्राफ हमें एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में हमें ये पूछा जाता है, अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। अब अगर मान लीजिए मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हमेशा ऐसा ग्राफ मिलता है ओम्स लॉ का, जब हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या हमें हमेशा ये स्ट्रेट लाइन मिलता है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमारा जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम बनाते हैं या फिर जो करंट हम यूज करते हैं या फिर जो पोटेंशियल यूज करते हैं, उसमें हम तो इंसान है भाई, हमसे भी गलतियां होती है, और गलतियां होती है तो जब हमें प्लॉटिंग के लिए पॉइंट्स मिलते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर नहीं मिलते हैं तो हमने ये स्ट्रेट लाइन किया क्यों? हमने ये स्ट्रेट लाइन इसलिए किया क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट्स, अगर मान लीजिए हम एक ऑब्जर्वेशन तो नहीं लेते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लीजिए अगर आप 20 ऑब्जर्वेशन लेते हो और 20 ऑब्जर्वेशन को प्लॉट करते हो, तो उसमें से 15 तो एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन में आता है या फिर 10 आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका जो सेटअप है वो कितना एक्यूरेट है। स्ट्रेट लाइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं, इसीलिए जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन लिया जाता है। हमेशा ये स्ट्रेट लाइन होगा ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम BI ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो स्लोप निकालने से हमें क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा, जो कि होता है डेल्टा V बाय डेल्टा आई। ठीक है, हमेशा अगर अब मान लीजिए आप बोलोगे कि नहीं सर मैं यहाँ पे आई नहीं लूंगा, यहाँ पे लूंगा, मतलब एक्स एक्सिस पे आई लूंगा और वाई एक्सिस पे वी लूंगा, तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक्स एक्सिस में आई लेते हो और वाई एक्सिस में वी लेते हो, तब भी जो ग्राफ आपको मिलेगा वो भी स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है इस ग्राफ से कि जो ओम्स लॉ है, जो जैसे इसमें हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, या फिर अगर करंट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रहा है। तो इससे हम क्या वेरीफाई कर लिए कि हाँ ओम साहब ने जो बातें बोली थी वो सही बोली थी, और ये इससे हम एक्सपेरिमेंटली ओम्स लॉ को डिफाइन भी कर सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास और कुछ चीजें आती हैं जिसको हम अभी और थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, और उसके लिए मुझे ये मिटाना होगा ताकि मैं नोट्स भी लिख लूं, ताकि आप लोग के लिए एक हैंडी नोट्स रह जाए और आप एग्जाम टाइम में अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बच्चों जैसे हम बात कर रहे थे कंडक्टर्स के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में और ओम्स लॉ के बारे में, वैसे जो कंडक्टर्स होते हैं वो जनरली ओम्स लॉ के बेसिस पे वो दो टाइप ऑफ कंडक्टर में डिवाइड होते हैं। एक होता है जो ओमिक रेजिस्टर्स और दूसरा होता है नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। इसमें क्या होता है, ओमिक रेजिस्टर में जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है वो होता है आपका ओमिक रेजिस्टेंस, मतलब वो सारे ओम्स लॉ का जो है मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I वो उसे फॉलो करता है, लेकिन जो नॉन ओमिक रेजिस्टर्स होते हैं वो उसे फॉलो नहीं करता, इसीलिए उसको बोला जाता है नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? अब इसका अगर हम VI ग्राफ प्लॉट करते हैं ओमिक रेजिस्टेंस का, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे एक ओरिजिन मिलता है ये वाला, इसी से वो पास करते हुए जाएगा। लेकिन जो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होता है, अगर आप उसका VI ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको जो इसका मान लीजिए ये ओरिजिन था, तो ये हमेशा एक्चुअली जाना चाहिए इस पाथ पे, लेकिन वो हमेशा ऐसे होते हुए जाएगा।
कर्व्ड पाथ में जाएगा वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वो कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो इसीलिए इसे नॉन ओमिक रेजिस्टर्स बोला जाता है। ये आपका ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, और इसका क्या एक स्ट्रेट लाइन बनता है इसका ग्राफ, और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। इसका स्लोप हर जगह सेम होगा, इसका स्लोप हर जगह अलग अलग होगा, क्योंकि ये एज बिकॉज कर्व्ड है तो हर जगह इसका स्लोप अलग अलग होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स, सारे जो मेटालिक कंडक्टर्स आप देखते हो, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे आपके ओमिक रेजिस्टर्स होते हैं। और जो नॉन ओमिक रेजिस्टर्स होते हैं उसका जो एग्जांपल्स है वो है आपका एलईडी, सोलर सेल, ट्रांजिस्टर, या फिर अगर हम बोल सकते हैं मोस्टली सारे सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स इसमें आते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होता है आप उसे डिटेल में हायर क्लासेस में मतलब क्लास 12th में अगर आप साइंस लेते हो तो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो ये सारे आपके, ये दोनों ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के बीच में था आपका डिफरेंस। अब हम चलिए देखते हैं कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। तो उसको हम थोड़ा लिख लेते हैं इसको मिटा के, ताकि आपको भी एक अच्छा खासा नोट मिल जाए। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, या फिर कौन से फैक्टर कंडक्टर के कौन से फैक्टर पे, या फिर जो कंडक्टर के कौन से नेचर पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जनरली वो 4 चीजें होती है। पहला है नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर का मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए हर मेटल का या हर कंडक्टर का अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसका रेजिस्टेंस कम, मतलब हर कंडक्टर का अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसमें 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 50 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जिसमें कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि उसमें ज्यादा करंट पास नहीं कर सकता, लेकिन जो जिसमें 100 उसमें ज्यादा करंट पास कर सकता है। तो उसी पे हमारा डिपेंड करता है कि जिसपे जनरली नेचर ऑफ द कंडक्टर पे ऐसे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। जो दूसरा थिंग है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होता है, अब देखिए मान लीजिए ये कंडक्टर है, मान लीजिए ये कंडक्टर है जिसका लेंथ ये है और ये है L1 L2। अब हमने जैसे पढ़ा फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में ज्यादा होंगे, अब जिसका लेंथ बड़ा होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो रेजिस्टेंस भी उसके साथ प्रोपोर्शनल होगा। तो जो R होता है हमारा वो लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होता है मतलब जितना लंबा कंडक्टर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जितना लंबा रास्ता उतना आपको रेजिस्टेंस मिलेगा ना, जितना छोटा रास्ता आपको उतना ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। अब जो तीसरा टॉपिक आता है वो है, तीसरा फैक्टर आता है वो है थिकनेस ऑफ कंडक्टर। अब मान लीजिए कोई वायर या फिर कोई वायर बहुत ज्यादा मोटा है, मान लीजिए एक वायर इतना मोटा है और एक वायर इतना मोटा है, तो रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा? अब रेजिस्टेंस इस पे ज्यादा होगा। क्यों इस पे ज्यादा होगा? क्योंकि एज बिकॉज ये मोटा है तो गलत बोला क्या शायद, हाँ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जिसका ज्यादा, उल्टा बोल दिया, जिसका ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका उतना कम रेजिस्टेंस, क्योंकि उसको जानने में आसानी होगी। और इसमें पतला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर छोटा हो तो उसमें ज्यादा कोलिजन्स होंगे, तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप NH पे जा रहे हो तो आप आराम से जा सकते हो क्योंकि आपको चौड़ा रास्ता मिलता है, लेकिन अगर आप किसी गली में घुसते हो तो उधर आपको बहुत डिफिकल्टी होती है गाड़ी चलाने में, क्योंकि उसमें आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है। वैसे तो R हमारा एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब दूसरा होता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर में क्या होता है, अगर मान लीजिए हम
एक कंडक्टर है उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। अब अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ कॉलिजन, अब टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें ज्यादा कॉलिजन्स होंगे, और अगर ज्यादा कॉलिजन्स होगा इसका मतलब क्या है, उसका ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस भी जो है वो भी बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता ही जाएगा। तो इन चारों चीजों पे हमारा जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर अफेक्ट करता है। अब हमें यहाँ पे क्या मिला, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A, ये मिलेगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो कांस्टेंट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज रो L बाय A। तो ये रो क्या होता है, रो होता है आपका रेजिस्टिविटी। अब ये जो रेजिस्टिविटी है इसके बहुत कहानी है। क्या बहुत कहानी है, ये रेजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल लोहा, आयरन का एक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है। आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी आयरन को पकड़ लो, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी सेम होगा, लेकिन जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा बाकी सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होता है उस पर वो डिपेंड नहीं करता। दुनिया पे आप किसी भी कोने पे चले जाओ, अगर आप आयरन पकड़ लो, आयरन का स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी हर जगह सेम होगा। तो जो स्पेसिफिक, इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है ये हम कैसे निकालें, तो इसको अगर हम देखते हैं तो रो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, R इंटू A बाय L। अब R का हमारा क्या है, ओम, एरिया का हमारा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हमारा क्या होता है, मीटर। तो मीटर एंड मीटर कैंसिल, तो हमें क्या मिला, ओम मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी का SI यूनिट है, SI यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा हमारा ओम मीटर। ये उसका SI यूनिट ऑफ किसका है, क्या है, रेजिस्टिविटी का SI यूनिट है। तो रेजिस्टिविटी का SI यूनिट ओम मीटर होता है। इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं, ओम इंटू मीटर। इसको हम, इसका जो सिंबल होगा ये होगा ओम इंटू मीटर, ठीक है। ये आपका बात हो गया रेजिस्टिविटी। जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी ये हमेशा कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, क्योंकि ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है। अब जो कंडक्टिव, इसका उल्टा, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा हमारा था कंडक्टेंस, वैसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है उसे बोला जाता है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस तो, और कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा हमारा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो या फिर 1 बाय रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टेंस हमारा 1 बाय रेजिस्टिविटी होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, सॉरी कॉमा नहीं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं सीमेन इनवर्स मीटर इनवर्स। ये उसका SI यूनिट है। किसका SI यूनिट, आपका कंडक्टेंस का, सॉरी कंडक्टेंस बोलो, कंडक्टिविटी का SI यूनिट। कंडक्टेंस वहां पे था, ये कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ओम्स लॉ वाला जो टॉपिक है, और आज का जो वीडियो है मैं ज़्यादा शायद और खींचना नहीं चाहूँगा, जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। आपने मोस्टली बेसिक सारे चीज़ें सीख ली होंगी, सीख लिया है।
अच्छा, और एक चीजों के बारे में हमने बात नहीं किया, जो छोटा सा चीज है वो है सुपर कंडक्टर। अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी कंडक्टर या फिर कोई भी मटेरियल से हम जितना रेजिस्टेंस है, आपको अगर सोच लो, आपको एक खुला मैदान दे दिया जाए या खुला रास्ता दे दिया जाए जिसमें आप गाड़ी पूरा आराम से 100 के स्पीड में दौड़ा सकते हो, तो कैसा, कितना मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम मान लीजिए ऐसा कंडीशन हो भी जाए, एक कंडक्टर से हम उसका जितना भी रेजिस्टेंस है, बाय एनी मींस हम उसका सारा रेजिस्टेंस निकाल दें, तो करंट को कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। अब अगर करंट को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा तो उसमें हमारा लॉसेस जो होता है, करंट का लॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से वो एनर्जी हीट लॉस के थ्रू चली जाती है, बाहर निकल ही जाती है, तो लॉस नहीं होगा, तो कितना फायदा हो जाएगा। तो अगर ऐसा कंडक्टर कोई बन जाए उसे बोला जाता है सुपर कंडक्टर। और ये सुपर कंडक्टर अभी नेचुरली ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन लैब्स में जो साइंटिस्ट हैं वो उसे बना रहे हैं। जो आपका मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी एट 4.2 केल्विन, मर्क्यूरी एट 4.2 केल्विन एक्ट्स एज ए सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है? जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो। अब सुपर कंडक्टर, अब 4.2 केल्विन में आने के लिए हमारे पास उतना, मतलब हम तो ला नहीं सकते ना, मतलब एटमॉस्फेयर थोड़ी कभी 4.2 केल्विन पे आएगा। लेकिन अगर 4.2 केल्विन पे आ जाए तो सोचो वो बन जाएगा आपका क्या, सुपर मर्क्यूरी आपका सुपर कंडक्टर बन जाएगा। उस और एक भी एग्जाम्पल है लीड अगर 7.2 at below 7.2 केल्विन इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए सुपर कंडक्टर। ये एग्जाम्पल्स याद रख लेना, ये कभी कभी क्वेश्चंस पे पूछ लेता है। तो इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है, मतलब जो बेसिक हमने कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ, इसमें हमने इस वीडियो में सारा पढ़ लिया है। अब इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो हमें न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप ये पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको होपफुली समझ में आया होगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी के बेसिस पे होगा और कुछ न्यूमेरिकल्स का होगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं आपको नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू।